ये यही बोल रही है कि वो किसी को नहीं जानती और बताने दो 1 मई 2013 की सुबह का वक्त था। गरीब रथ एक्सप्रेस अपनी मंजिल पर मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर आकर रुक गई। ट्रेन में बैठे सभी यात्री अपने सामान के साथ बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। प्रीति राठी भी अपने परिवार, पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया के साथ स्टेशन पर उतरी। वह पहली बार दिल्ली छोड़कर बाहर आई थी, वह भी एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए। चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, लेकिन शायद किसी अनहोनी की परछाई भी। जैसे ही प्रीति ने स्टेशन पर कदम रखा, अचानक भीड़ के बीच से एक आदमी उनकी ओर बढ़ा। उसने अपना चेहरा गमछे से छुपा रखा था। किसी को कुछ समझने का मौका मिले उससे पहले उसने प्रीति के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। प्रीति की चीख ने स्टेशन को हिला दिया। दर्द इतना असहनीय था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके परिवार वाले घबरा गए। पिता अमर सिंह राठी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से प्रीति चीखती ही जा रही थी। क्या हुआ? कौन था वो? चाचा विनोद कुमार दहिया ने इधर उधर देखा, लेकिन वह शख्स भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो चुका था। प्रीति के चेहरे और गर्दन की चमड़ी गल चुकी थी। उसकी आंखें भी बंद हो रही थीं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई पुलिस को बुलाने की बात कर रहा था तो कोई एम्बुलेंस। जल्द ही प्रीति को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, एसिड अटैक से उसकी हालत बहुत गंभीर है, इलाज लंबा चलेगा। प्रीति की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके सपने टूट चुके थे। जिस चेहरे पर कभी मुस्कान रहती थी, अब वहां सिर्फ दर्द था। प्रीति राठी केस 2013 का वह केस है जिस पर पूरा देश रोया था। आपने अब तक हैवानियत की कई दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे और अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने इसे महिला जाति के साथ की गई सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी कि हर किसी की आंखें भर आईं। तो आखिर यह घटना क्या थी और कहां घटी थी? इस केस में और क्या क्या हुआ था? आइए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। वैसे तो यह तारीख अधिकतर लोगों के लिए एक आम दिन की तरह थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन खुशी भी थी। प्रीति ने ऐसा कारनामा किया था जिस पर उसके पूरे परिवार को गर्व था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उसने मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनने का सपना देखा और इसके लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति ने आवेदन किया और परीक्षा में सफलता हासिल की। उसे इंडियन नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्ट किया गया था। अब सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं और प्रीति को मुंबई के कोलाबा स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। उसे आईएनएस मुंबई में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। 1 मई 2013 को प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए उनके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ थे। सभी ने गरीब रथ एक्सप्रेस से यात्रा शुरू की। ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंची और सभी जल्दी से अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन के अंदर काफी भीड़ थी। जितने लोग सीटों पर बैठे थे उससे ज्यादा लोग खड़े हुए थे। इस भीड़ के बीच एक ऐसा युवक भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था और कैप पहन रखी थी। वह कभी उठकर बाथरूम की ओर जाता तो कभी वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता। वह युवक बार बार प्रीति को घूरने की कोशिश करता। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की और सतर्क हो गए। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति राठी
और उनके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के ठीक 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर पहुंची। प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची ट्रेन से उतर गए और सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। प्रीति सफर की थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। उसके पिता, चाचा और चाची उससे कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह उनसे काफी पीछे रह गई है, तो उसने तेज चलना शुरू किया ताकि वह उनके पास पहुंच सके। जैसे ही प्रीति ने अपने कदम तेज किए, उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसके कंधे को छुआ है। उसके कदम रुक गए। वह तुरंत पीछे मुड़ी और देखा कि वह वही नकाबपोश लड़का है जो ट्रेन की बोगी में गमछे से चेहरा ढके हुए उसे घूर रहा था। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, उस लड़के ने एक डिब्बा निकाला और उसमें से कोई तरल पदार्थ प्रीति के चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही वह तरल पदार्थ प्रीति के चेहरे पर गिरा, वह चीख उठी। उसकी चीख ने पूरे प्लेटफॉर्म को हिला दिया। प्रीति की चीख सुनते ही उसके पिता, चाचा और चाची दौड़कर उसके पास पहुंचे। आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए। प्रीति की हालत देखकर सब समझ गए कि यह एसिड अटैक है। जब उसके पिता और चाचा ने उसे संभालने की कोशिश की, तो एसिड के छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लग गए, जिससे उनके हाथ भी जलने लगे। लेकिन अपने दर्द को भूलकर वे प्रीति को संभालने में जुट गए। प्रीति के पिता और चाचा ने उसे तुरंत उठाया और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर भागे। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत प्रीति को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी। एसिड फेंकने के बाद वह नकाबपोश लड़का भागने लगा। पास में खड़े समीर शेख नामक युवक ने तुरंत स्थिति को समझा। उसने डिब्बे को उठाया जिसमें से एसिड उसके हाथों पर भी गिरा। वह तुरंत समझ गया कि यह एसिड अटैक है और तेजी से नकाबपोश के पीछे दौड़ पड़ा। समीर ने अपने दोस्तों सलीम और सलमान को आवाज दी, उसे पकड़ो, पकड़ो। वे भी आरोपी के पीछे दौड़े, लेकिन कुछ ही देर में वह नकाबपोश भीड़ का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। समीर को हल्की चोटें आई थीं, इसलिए उसे प्राथमिक इलाज के बाद जल्दी ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसके बाद पुलिस ने समीर को घटनास्थल पर वापस लाकर उसका बयान लिया और पंचनामा तैयार किया। गुरु नानक हॉस्पिटल में प्रीति का इलाज शुरू हुआ, लेकिन वहां बर्न यूनिट और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी थी। इसीलिए कुछ देर बाद प्रीति को मसीना हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। प्रीति की हालत बेहद नाजुक थी। उसके पिता, चाचा और चाची को भी मामूली चोटें आई थीं और उनका इलाज भाभा हॉस्पिटल में किया गया। इस बीच पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। समीर, सलीम और सलमान ने घटना के तुरंत बाद आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश की थी। उनकी बहादुरी ने केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समीर ने पुलिस को घटना के कई अहम विवरण दिए जो आगे की जांच के लिए बेहद जरूरी साबित हुए। प्रीति को मसीना हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एसिड अटैक ने उसे अंदर तक झुलसा दिया था। इस घटना ने न केवल प्रीति और उसके परिवार को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह हमला महिलाओं की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्रीति को मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान थे। एसिड हमले ने न केवल उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा दिया था, बल्कि गर्दन और शरीर पर भी गहरे जख्म छोड़ दिए थे। हालत इतनी गंभीर थी कि प्रीति की आवाज पूरी तरह चली गई थी। जख्म गहरे थे, लेकिन प्रीति का हौसला अभी टूटा नहीं था। वह अपनी ताकत और इच्छा शक्ति के दम पर लड़ाई लड़ रही थी। जब वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो उसने इशारों से कागज और पेन मांगा। इसके जरिए वह अपनी बात लिखकर पुलिस को बताने लगी। इस बीच पूरे देश में इस हमले को लेकर आक्रोश फैल गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। लोग प्रीति के हमलावर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस पर भारी दबाव था। गवाहों के बयान के आधार पर अपराधी का एक स्केच तैयार किया गया, लेकिन आरोपी का कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नामक एक युवक ने प्रीति की बहन
तनु को फोन किया। उसने प्रीति की तबीयत के बारे में पूछा। पवन कुमार, जो बीटेक का छात्र था, पहले से प्रीति को जानता था। यह जानकारी तनु ने अपने पिता अमर सिंह राठी और जांच कर रही पुलिस को दी। पुलिस ने गवाहों द्वारा दिए गए स्केच को प्रीति को दिखाया और उससे पूछा कि क्या वह स्केच में दिखने वाले व्यक्ति को पहचानती है। जवाब में प्रीति ने कागज पर 3 नाम लिखे, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। चूंकि पवन ने प्रीति की तबीयत के बारे में फोन करके जानकारी ली थी, पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है वही हमला करने वाला हो और यह जानना चाहता हो कि प्रीति जीवित है या नहीं। पुलिस ने पवन कुमार की तलाश शुरू की। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद 9 मई 2013 को पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। हर कोई इस क्रूर हमले के अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहा था। मसीना हॉस्पिटल में कई दिनों तक इलाज चला। प्रीति की कई सर्जरी हुई, लेकिन उसकी हालत में सुधार के बजाय गिरावट आने लगी। एसिड के कारण उसके आंतरिक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। जब मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महसूस किया कि उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही है, तो उन्होंने उसे बेहतर इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया। चूंकि यह मामला पूरे देश का मुद्दा बन चुका था, सरकार ने प्रीति के इलाज के लिए हर संभव मदद की व्यवस्था की। बॉम्बे हॉस्पिटल में देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई गई और उन्हें प्रीति के इलाज की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। प्रीति को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा। वह आखिरी पल तक जीवन की लड़ाई लड़ती रही, लेकिन 1 जून 2013 को उसकी दिल की धड़कनें थम गईं और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रीति की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह न केवल एक लड़की के सपनों का अंत था, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल भी। प्रीति का साहस, उसकी लड़ाई और न्याय के लिए उठी आवाजें आज भी याद दिलाती हैं कि ऐसे अपराधों के खिलाफ समाज को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। जब प्रीति राठी अस्पताल में भर्ती थी, तब उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि वह बोल पाने में असमर्थ थी। ऐसे में उसने कागज पर लिखकर अपनी मां से संवाद किया। यह उसकी हिम्मत और दर्द को दर्शाने वाला क्षण था। आप लोग टेंशन मत लो, सिस्टर मेरा ध्यान रख रही हैं। आप चिंता मत करो, पापा का ध्यान रखना। आप भी ठीक से खाते पीते रहना। चेहरा पूरा खराब हो गया क्या? आज मैं ज्वाइन करती और जुहू बीत जाती मौसी। मेरा पूरा भविष्य खराब कर दिया। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे पीछे से थपथपाया। जैसे ही मैं मुड़ी, उसने एसिड फेंका। मैंने उसे देखा भी नहीं। यह शब्द प्रीति के दर्द, संघर्ष और टूटे हुए सपनों को दिखाते हैं। प्रीति ने कागज पर लिखा था, मां, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूं। प्रीति के ये शब्द न केवल उसकी पीड़ा और असहनीय दर्द को बयान करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि वह अपने जीवन के लिए कितनी संघर्ष कर रही थी। उसकी मां के लिए यह पल किसी यातना से कम नहीं रहा होगा। खैर, कहानी में आगे चलते हैं। प्रीति की मौत की खबर से पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई इस नृशंस घटना से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया, लेकिन उसके परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। प्रीति के शव के साथ प्रदर्शन, रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आखिरकार सरकार ने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद पूरे राज्य के सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया गया। प्रीति की मौत के बाद हर किसी की एक ही मांग थी, अपराधी को जल्द से जल्द सजा दी जाए। पुलिस ने पवन कुमार नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने अपनी जांच में पाया कि घटना के दिन यानी 2 मई 2013 पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, वह रोहतक में था। पुलिस ने जब पवन कुमार के फोन की लोकेशन की जांच की तो यह बात सही साबित हुई। यह तथ्य खुद प्रीति के पिता ने उजागर किया।
जिससे पुलिस की जांच पर सवाल उठे। इसके बाद अमर सिंह ने कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सीआईडी जांच की मांग की। कोर्ट ने यह मांग स्वीकार कर जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी ने सबसे पहले प्रीति राठी के परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ की। एक रिश्तेदार ने खुलासा किया कि अंकुर पवार, जो पड़ोस में रहता था, प्रीति से एकतरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे प्रीति ने ठुकरा दिया। इसके बाद अंकुर ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। अंकुर से पूछताछ के दौरान उसने बार बार अपने बयान बदले। उसके हाथों पर एसिड से जलने के निशान थे। जब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो घटना वाले दिन वह निजामुद्दीन स्टेशन और फिर मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर मौजूद पाया गया। अंकुर ने पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह प्रीति से चिढ़ता था क्योंकि वह इंडियन नेवी में चयनित हो चुकी थी, जबकि वह बेरोजगार था। उसे अपने घर वालों के ताने भी सुनने पड़ते थे, जिससे वह और अधिक कुंठित हो गया था। अंकुर ने प्रीति पर ट्रेन में ही एसिड फेंकने की योजना बनाई थी। भीड़भाड़ के कारण उसे मौका नहीं मिला। जैसे ही प्रीति ट्रेन से उतरी, उसने स्टेशन पर उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। अंकुर को पकड़ने के लिए पुलिस ने गवाहों और सबूतों का सहारा लिया। गवाहों ने अंकुर की पहचान की। अंकुर ने एक दुकानदार से सैंपल के रूप में एसिड खरीदा था। घटना के समय अंकुर की मौजूदगी घटनास्थल पर पाई गई। घटनास्थल से मिला डिब्बा वही था जो गवाह ने अंकुर के हाथ में देखा था। अंकुर पवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या और 326B एसिड अटैक के तहत मामला दर्ज किया गया। स्पेशल कोर्ट ने 37 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अंकुर पवार को मौत की सजा सुनाई। यह भारत का पहला मामला था जिसमें किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा दी गई। अंकुर कोर्ट में मुस्कुराते हुए आता था और विक्ट्री साइन दिखाता था। यह प्रीति के परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। हालांकि 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। यह फैसला प्रीति और उसके परिवार के दर्द के मुकाबले कम ही महसूस हुआ। यह मामला न केवल न्याय की जीत की कहानी है, बल्कि समाज के लिए एक सबक भी। ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस घटना के बारे में आपके विचार क्या हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।